नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तांत्रिक ने भविष्य बताया बनी घटना पे। रेगिस्तान की हवा में उस शाम कुछ अजीब सा भारीपन था। सूरज डूब रहा था मगर गर्मी जाने का नाम न ले रही थी। सोनगढ़ कस्बे की गलियों में रोज की तरह ऊँटों की घंटियों बज रही थी, दुकानें बंद हो रही थी और मंदिर के घंटे शाम की आरती का ऐलान कर रहे थे। उसी समय बस स्टैंड के पास एक पुराना तंबू लगा हुआ था जिस पर लाल कपड़े से लिखा था भविष्य देखने वाला तांत्रिक। लोग उसे भैरव दास कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, बस इतना पता था कि पिछले 3 दिनों से वह सोनगढ़ में है और जिसकी हथेली देखता है उसे रात को नींद नहीं आती। उसी शाम सोनगढ़ लौटी थी ऋषि। शहर में पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में माँ से मिलने आई थी। उसकी माँ कमला गांव की सबसे सीधी और सबसे डरी हुई औरत मानी जाती थी। उसने ऋषि को देखते ही कहा, उस तांत्रिक के पास मत जाना। ऋषि हंस पड़ी, माँ ये सब झूठ होता है। लेकिन सच यह था कि अंदर कहीं एक डर बैठा था। उसे बार बार सपना आ रहा था कि कोई उसे रेगिस्तान में बुला रहा है। शाम को बाजार में चलते हुए उसकी नजर उसी तंबू पर पड़ी। अंदर धुआं और लोबान की गंध थी। कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, चेहरे पीले जैसे कोई भारी बोझ रख कर आए हो। ऋषि बिना सोचे अंदर चली गए। भैरवदास सामने बैठा था, जटाएं राख से सना चेहरा, आंखें ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। उसने ऋषि को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तू पूछने नहीं आई, तू सुनने आई है। ऋषि हंसने वाली थी मगर उसकी हंसी गले में अटक गई। भैरवदास ने उसकी हथेली पकड़ कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, आज की रात तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे खून दिखाई देगा और एक आग। ऋषि ने हाथ खींच लिया। आप डराते हैं लोगों को? तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, मैं डरता नहीं, जो होने वाला है वही दिखाता हूँ। उसने आगे कहा, तेरा घर, आधी रात को वहाँ शोर होगा, एक आदमी गिरेगा और तू भागेगी रेगिस्तान की तरफ। ऋषि बाहर निकली तो उसे लगा हवा ठंडी हो गई है। उसने खुद को समझाया कि ये सब मन का वहम है। रात को घर पहुंची तो माँ ने बताया कि उनके घर के दूर के रिश्तेदार लखनऊ आया है हुआ है। शराब पीकर पड़ा था। ऋषि ने खिड़की से बाहर देखा, वही रेगिस्तान, वही शांत, वही सन्नाटा। तांत्रिक की बात उसे याद आ गई। आधी रात को अचानक चीख सुनाई दी। ऋषि उठकर बाहर भागी। आंगन में लखनऊ जमीन पर पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था। माँ कांप रही थी, वो गिर गया सीढ़ियों से। ऋषि का दिल तेज धड़कने लगा। तांत्रिक का पहला वाक्य सच हो गया था। खून। तभी बाहर से शोर आया, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, आग लग गई। पड़ोस के घर में आग भड़क उठी थी, हवा तेज थी, आग फैलने लगी, पूरा मोहल्ला आग जाग गया। ऋषि की आंखें के सामने तांत्रिक का दूसरा वाक्य घूम गया, आग उसका सिर घूमने लगा। माँ ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों बाहर भागी। अफरा तफरी में किसी ने चिल्लाया, लखन मर गया। यह सुनकर ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग फुसफुसाने लगे, लखन के साथ ऋषि भी शहर से आई लड़की। किसी ने कहा शायद उसी ने धक्का दिया। ऋषि समझ गई, शक उसी पर जाएगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ा, चल रेगिस्तान की तरफ। वे दोनों अंधेरे में भागने लगी। पीछे से आवाजें आ रही थी, पकड़ो। रेगिस्तान में कदम रखते ही हवा और ठंडी हो गई। रेत पर उनके पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे रास्ता खुद गवाही दे रहा हो। दूर कहीं ढोल की आवाज आ रही थी, शायद कोई शादी थी, मगर इस सन्नाटे में वह आवाज भी डरावनी लग रही थी। चलते चलते माँ रुक गई। ऋषि, मुझे सच बताओ, तूने कुछ किया है? ऋषि रो पड़ी, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसकी आवाज में खुद उसे यकीन नहीं लग रहा था। कुछ दूरी पर वही तांत्रिक खड़ा था, जैसे उन्हें इंतजार हो। लाल कपड़े में लिपेटा, हाथ में जलती हुई खूनी। ऋषि ने कांपते स्वर में कहा, आपने कहा था ये सब होगा। भैरवदास बोला, मैंने कहा था कि तू रेगिस्तान आएगी।
माँ ने गुस्से से कहा, तूने वादा बुदाई दी है। तांत्रिक हंसा, मैंने रास्ता दिखाया है, बदुआ नहीं। उसने जमीन पर राख से एक गोला बनाया, बोला, जिस घर में खून गिरता है वहाँ पुराना पाप जागता है। ऋषि को याद आया, बचपन में उसने सुना था कि उनके घर में कभी किसी की हत्या हुई थी, मगर सब ने उसे कहानी बताया था। तांत्रिक ने कहा, लखन की मौत गिरने से नहीं हुई, उसे किसी ने पीछे से मारा। ऋषि चौंक गए। किसने? तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा जिसका डर सबसे ज्यादा है। माँ की सांस तेज हो गई, उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। ऋषि ने पहली बार माँ को ऐसे देखा जैसे कोई बोझ उठाई जी रही हो। अचानक पीछे से लोग की टॉर्च की रोशनी दिखी, गांव वाले आ रहे थे। तांत्रिक बोला, अगर सच जानना है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो भीड़ तय करेगी कि सच क्या है। ऋषि ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, चल। वे तांत्रिक के पीछे पीछे रेत में उतर गई। रास्ता एक पुराने कुएं तक पहुंचा। तांत्रिक बोला, यही से सब शुरू हुआ था। माँ के मुंह से अचानक निकला, बस करो। उसकी आवाज कांप रही थी। ऋषि समझ गई, कहानी उससे बड़ी है। तभी पीछे से आवाज आई, वो रोए। भीड़ पास आ रही थी। तांत्रिक ने ऋषि से कहा, अब दो रास्ते हैं, एक सच का, एक बचने का। ऋषि ने पूछा, सच क्या है? तांत्रिक बोला, सच ये है कि लखन जानता था और जो जानते हैं वो जीता नहीं। भीड़ पास आ गई। माँ ने ऋषि को अपने पीछे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू और अपराध दोनों थे। ऋषि का सिर घूमने लगा। तांत्रिक की बात फिर गूंजी, आज की रात तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और सच में बदल चुकी थी। रेगिस्तान की रेत पर खड़ी ऋषि के सामने अब 3 चेहरे थे, तांत्रिक का रहस्य, माँ की चुप्पी और भीड़ का शक। और उसी पल उसे समझ आया, भविष्य बताया नहीं गया था, भविष्य बनाया जा रहा था। रेगिस्तान की हवा उस रात और तेज चलने लगी थी, जैसे रेत खुद भी उस रहस्य को ढकना चाहती हो जो अब बाहर आने वाला था। टॉर्च की रोशनी पास आती जा रही थी। गांव वालों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। यही कही गई है, पकड़ो उन्हें। ऋषि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी धड़कन ही उसका पता बता देगी। तांत्रिक भैरवदास पुराने कुएं के पास खड़ा था, जैसे वही जगह उसकी कहानी का आखिरी पन्ना हो। उसने धुनी को जमीन पर रख दिया और बोला, कमला, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने ऋषि का हाथ बस कस कर पकड़ा, जैसे अब छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। ऋषि ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, ये सब क्या है? कमला ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों हुई कि अंधेरी गहराई में जमी थी जैसे वही उसका बीता हुआ समय गिर पड़ा हो। फिर उसने भारी सांस लेकर कहा, बरसों पहले जब तू छोटी थी, लखन के मुंह पर जुल्म किया था, किसी ने नहीं सुना। उस रात इसी कुएं के पास झगड़ा हुआ था। ऋषि को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। कमला की आवाज कांप रही थी, वो गिर गया या शायद मैंने धक्का दे दिया, मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। गांव वालों ने कहा था हादसा है, मगर लखन जानता था कि सच क्या है। भैरवदास ने धीरे से कहा, और सच कभी मरता नहीं, बस वक्त का इंतजार करता है। उसने रेत से एक छोटा सा निशान बनाया। लखन जब इस बार आया, उसने धमकी दी थी कि सबको बताऊंगा, जिसलिए डर फिर जाग गया। ऋषि को समझ में आने लगा कि उस रात को जो हुआ वो अचानक नहीं था, वो बरसों पुराने डर की परछाई थी। तो आज उसकी मौत। ऋषि ने पूछा। कमला ने सिर झुका लिया। वो सीढ़ियों से नहीं गिरा, हमने झगड़े में उसे धक्का दिया था, वो फिसल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुझे बचाने के लिए चुप रही, पर चुप्पी भी पाप बन जाती है। तभी भीड़ कुएं के पास पहुंच गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये रहे। कुछ लोग आगे बढ़े। ऋषि ने माँ को देखा, फिर तांत्रिक को। भैरवदास ने उसी आवाज में कहा, तुम लोग जिस लड़की को दोष दे रहे हो वो खुद डर की कैदी है।
असली कहानी इस कुएं में दबी हुई है। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। किसी ने कहा, ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा, पर कमला क्यों रो रही है? भैरवदास ने कमला की तरफ इशारा किया। अगर छस नहीं बताएगी तो रेत ही बोलेगी। कमला ने कांपते हुए भीड़ की तरफ देखा और कहा, हाँ, लखन की मौत हादसा से नहीं थी। वो मुझे डराने आया था और झगड़े में फिसल गया। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा गया, फिर शोर मच गया। तो तूने मारा? हमने सालों तक गलत समझा। ऋषि को लगा जैसे उसकी दुनिया दो हिस्सों में टूट रही हो। एक माँ जिसे वो जानती थी और एक औरत जो सालों से डर में जी रही थी। तभी पुलिस की जीप की आवाज़ आई। किसी ने खबर कर दी थी। रोशनी तेज हो गई। सिपाही आगे आए। कमला ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं सच बताने आई हूँ। ऋषि रोते हुए बोले, माँ। कमला ने उसका माथा चूमा। डर से भागने का समय खत्म हो गया है। भैरवदास पीछे हट गया, जिससे उसका काम पूरा हो गया हो। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। आपने पहले ही क्यों बताया? तांत्रिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भविष्य नहीं बदला, मैंने डर को दिखा दिया था। जब डर दिख जाता है, सच अपने आप निकल जाता है। इतना कहकर वो रेत में ही धीरे धीरे दूर चला गया, जैसे उसका कोई ठिकाना ही न हो। सुबह होते होते सोनगढ़ की हवा बदल चुकी थी। आग बुझ चुकी थी। अफवाहें भी पुलिस कमला को ले गई, मगर इस बार गांव वालों की नज़रों में नफरत कम और हैरानी ज़्यादा थी। ऋषि अकेली कुएं के पास खड़ी थी। उसे लगा जैसे रेत अब पहले से हल्की है, जैसे किसी बोझ को छोड़ दिया गया हो। उसे याद आया तांत्रिक का पहला वाक्य, आज की रात तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सच में बदल गई थी, मगर अब उसे समझ आया कि भविष्य कोई लिखी हुई रेखा नहीं होता, वो डर और सच के बीच सुना हुआ रास्ता होता है। रेगिस्तान फिर शांत हो गया, पर उस रात की कहानी हवा में रह गई कि कभी कभी तांत्रिक भविष्य नहीं बताते, वो सच दिखा देते हैं जिससे लोग सालों से भाग रहे होते हैं। डिस्क्रेशन अशिकरण। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णन सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रोमांच प्रदान करना है, न कि किसी की भावनाओं, धार्मिक विश्वास या सामाजिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाना। यदि किसी को इसमें किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग समझी जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।